आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट से हिस्ट्री गुप्त काल, जो कि पिछले 3 क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आज चौथा क्लास है और आज लास्ट क्लास है। आज के बाद जो है कि मतलब गुप्त काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे की क्लास पढ़ेंगे। चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वराह मिहिर ने वृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की है। यानी कि वराह मिहिर ने जो है कि वृहत संहिता और पंच सिद्धांत, यानी कि वृहत संहिता और पंच सिद्धांत और लघु जातक के पंच सिद्धांत और बृहज्जातक और लघु जातक की रचना किसने किया है? तो वराह मिहिर ने किए हैं। आगे है कि वृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। यानी कि अगर पूछेगा कि वृहत संहिता में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते आगे है कि ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। यानी कि गुप्त काल के जो है कि ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। आगे है कि गुप्त काल में पलकानों ने पशु चिकित्सा पर हस्तयायुर्वेद लिखा है। यानी कि गुप्त काल में पलकानों ने जो है कि पशु चिकित्सा पर हस्तयायुर्वेद लिखा है, हस्तयायुर्वेद लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो गुप्त काल में कौन लिखे हैं? तो पलकानों ने लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते आगे है कि नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। नवनीतकम की रचना कब की गई है? तो नवनीतकम की रचना जो है कि गुप्त काल में की गई है। और इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। यानी कि नवनीतकम की रचना जो है कि गुप्त काल में की गई है। और प्रश्न यहाँ से यह पूछेगा कि नवनीतकम की रचना कब की गई है, किस काल में की गई? तो गुप्त काल में की गई है। और इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। तो आप लोग इस सब चीजों का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं जो कि क्वेश्चन को न लिख करके, क्वेश्चन को न बना करके, मैं बिल्कुल फैक्ट के लाइन बाय लाइन जो है कि यानी कि जो मैं बना सकता हूं उसको यानी कि यहाँ पर लाने की कोशिश किया हूं। चलिए आगे है कि पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई है। जो पुराणों की वर्तमान रूप जो है, पुराणों की जो वर्तमान रूप है, तो पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। इसमें क्या है? ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। यानी कि पुराणों की वर्तमान रूप में रचना जो है, यानी कि पुराणों की वर्तमान रूप में रचना, यानी कि अभी जो पुराण देख रहे हैं इसको वर्तमान रूप में रचना जो है कि गुप्त काल में हुई है। और इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते आगे है कि संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। यानी कि गुप्त काल किस भाषा में शासन करते थे, किस भाषा उनका ऑफिशियल एक तरह से बोल सकते हैं, तो संस्कृत जो है कि गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। संस्कृत गुप्त राजाओं की क्या थी? शासकीय भाषा थी। आगे है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के, गुप्त काल में जो है कि चांदी के सिक्के, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। यानी कि गुप्त काल में जो है कि चांदी के सिक्के को, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रुपयका कहा जाता था। चलिए आगे है कि याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना जो है कि गुप्त काल में हुई है। यानी कि याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना जो है कब हुई है? तो गुप्त काल में हुई है। आगे है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ है। जो मंदिर बनाने की जो कला है ना, इसका जो मतलब जन्म जो है कहाँ कब हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल में हुआ है। मंदिर बनाने की कला का जन्म कहाँ कब हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ है। आगे है कि त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ है। त्रिमूर्ति की जो अवधारणा का जो विकास है वो भी कब हुआ है? तो वो भी गुप्त काल में ही हुआ है। आगे है कि गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। यानी कि गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। यानी कि गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए क्या है? स्मरणीय है। यानी कि गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए क्या है? तो स्मरणीय है।
गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। आगे है कि भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। भास के 13 नाटक है वो किस काल के हैं? तो गुप्त काल के हैं। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। आगे है कि आगे जो है कि शूद्रक का, आगे जो है कि शूद्रक का लिखा नाटक, शूद्रक जो है यानी कि शूद्रक का लिखा नाटक, शूद्रक का लिखा नाटक क्या है? मृच्छ कटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी। शूद्रक द्वारा लिखा नाटक क्या है? मृच्छ कटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है और यह भी गुप्त काल का ही है। यानी कि यह भी जो मतलब नाटक है यह भी कब का है? तो गुप्त काल का ही है। तो प्रश्न अगर पूछ सकता है आप लोगों से कि मृच्छ कटिकम जो है कि किसका नाटक, किसका लिखा हुआ नाटक है? शूद्रक का लिखा हुआ नाटक है। यानी कि आप ये कब का है? तो गुप्त काल का ही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा। अगर आपको राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में पढ़ना है तो कालिदास की लिखा हुआ कृति, कालिदास का लिखा हुआ किताब अभिज्ञान शाकुंतलम, उसको पढ़िए तो आप लोग जान जाइएगा राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा को। द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। यानी कालिदास कृति की अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय भारतीय रचना है। द्वितीय भारतीय, पहला नहीं है, द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में, जिसका अनुवाद किसमें हुआ है? यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि वेद व्यास द्वारा लिखित भगवत गीता, वेद व्यास द्वारा लिखित भगवत गीता प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। यानी कि वेद व्यास क्या लिखे हैं? तो वेद व्यास लिखे हैं भगवत गीता, और ये प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। तो यही पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है, तो वेद व्यास द्वारा लिखित भगवत गीता का प्रथम किताब है, प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। आगे है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रम के द्वारा क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल की महत्वपूर्ण क्या थी? विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण क्या थी? विशेषता थी। तो ठीक है दोस्तों, आज जो है कि गुप्त वंश खत्म हो गया। इसके आगे जो है वो वाकाटक वंश हो सकता है, जो भी है उसको आगे की क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग जो है कि जो मेरा 4 क्लास जो गुप्त वंश पे गुप्त काल पे हुआ है डुसेंट से, अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में गुप्त काल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों से, क्योंकि जितना कुछ फैक्ट है, जितना कुछ एग्जाम में आने की जो संभावना है, सारे कुछ को यहाँ पे लिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।